Hello everyone, hope you are keeping well and welcome back to my channel Economic Sites and today we are going to study that is a functions of money। इससे प्रीवियस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, जिसको देखना है उस वीडियो का लिंक और पूरे टर्म 2 का बेसिकली प्लेलिस्ट का लिंक राइट फ्रॉम द चैप्टर 12 मैं प्ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के। प्लीज़ जाके जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव मूड दैट इज अ फंक्शंस ऑफ मनी। ओके, सो मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। आपको पता है कि बार्टर सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज थी, तो बेसिकली उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे मनी को लाया गया। सो बाय परफॉर्मिंग द वेरियस फंक्शंस इन द इकोनॉमी, मनी हैज सॉल्व द डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर एंड मेड द फंक्शनिंग ऑफ अ इकोनॉमी ईजियर एंड बेटर। तो आपको पता है कि जो मनी ने कितना ईजिली स्मूथली फंक्शन किया इकोनॉमी में, राइट। उससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है बहुत ईजी और बेटर वे में फंक्शन कर रही है। इनफैक्ट वी हैव डिफाइंड मनी इन द टर्म ऑफ इट्स फंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे मनी को हमने डिफाइन किया है उसके फंक्शंस के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे तीन तरह के बेसिकली आपको फंक्शंस देखने को मिलते हैं इकोनॉमी में, दैट इज अ प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटिंजेंट फंक्शन। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शन, एक्सप्लेन द सेकेंडरी फंक्शन एंड एक्सप्लेन द कंटिंजेंट फंक्शन। और इन तीनों में से डेफिनेटली आपको एक एक देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, राइट। ये तीनों भी पूछ सकते हैं, लेकिन तीन जब आते थे तो 6 मार्क्स के लिए आते थे, बट सिंस नाउ द क्वेश्चन आई थिंक इट्स मैक्सिमम मार्क्स फॉर 4 मार्क्स, सो आई थिंक कि आपका पर्टिकुलरली कोई 2 पूछ सकता है, राइट, या कोई एक भी पूछ सकता है आपसे। क्लियर। तो अगर अगर कोई एक आता है तो जितने भी, अगर इसके तीन है, अगर तीन इसके राइट इसके फंक्शन है तो तीनों लिखने पड़ेंगे, राइट। अगर सेकेंडरी में अगर 4 है तो ट्राई टू मेंशन 4, राइट। एंड इन द कंटिंजेंट ऑल्सो इफ देर आर मोर देन 4 तो एटलीस्ट यू हैव टू रिप्रेजेंट द 4 इन द एग्जाम। चलिए, सो सबसे पहला है दैट इज अ प्राइमरी फंक्शन। तो वर्ड से पता लग रहा है कि इसका प्राइमरी मेन मकसद क्या था, राइट। सबसे पहला मकसद क्या था मनी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो इन दिस कैटेगरी दीज फंक्शंस आर इंक्लूडेड ऑफ मनी विच आर फंडामेंटल एंड असेंशियल। मतलब जो बेसिक फंक्शन होता है मनी के, इसमें बेसिकली प्राइमरी फंक्शन में वो इंक्लूड कर दिया जाएगा। सो दीज फंक्शंस मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय मनी इन एवरी इकोनॉमिक अंडर द ऑल सर्कमस्टांसेस। कि ये तो बिल्कुल होगा ही होगा, कोई भी इकोनॉमी में ये जो फंक्शन है मनी का बेसिकली फॉलो होगा ही होगा, राइट। तो डेविड किनले छोड़ देते हैं, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। ओके, द फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हम राइट फ्रॉम द चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मनी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मनी दैट इट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो दिस फंक्शन ऑफ अ मनी इज so important that the definition of money emphasizes particularly this function of money। तो आपको पता है कि ये सबसे बेसिक और प्राइम मोटिव होता है मनी का कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई गुड चाहिए, ठीक है, और आपके पास मनी है, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, शॉपकीपर को मनी दे देंगे और वो गुड्स क्या कर देगा, आपको प्रोवाइड कर देगा इन रिस्पॉन्स व्हेन यू गिव टू द मनी टू द पर्सन। सो बेसिकली इससे हुआ क्या, मनी कमांड्स द जर्नल परचेसिंग पावर। तो इट मेक्स द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल एंड पीपल कैन बाय विद द हेल्प ऑफ मनी द गुड्स एंड सर्विसेज विच पीपल वांट। सो मनी इज जनरली एंड वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच मोस्ट ऑफ द परचेसेस एंड सेल्स आर मेड। तो आई डोंट थिंक सो कि इसको पूरा पढ़ना ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा, बिकॉज आपको 3 से 4 लाइन इसकी आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। आप इसको यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, दैट्स मोर देन इनफ आई थिंक। ओके, सो नाउ वील गो टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। तो मनी एक और क्या करता है, बेसिकली इट ऑल्सो परफॉर्म अ फंक्शन एज मेजर ऑफ वैल्यू। ये आप कोई भी गुड लेते हैं तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, मनी में उसको मेजर कर सकते हैं, राइट। मैं अगर ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो इसका भी एक प्राइस है, राइट। अगर आप कोई भी कॉमोडिटी, लैपटॉप, कपड़े या कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं या खरीदते हैं, कोई भी सर्विसेज लेते हैं, एवरीथिंग हैज़ अ वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज बेसिकली अ मनी। ओके, उसको मनी में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मनी है क्या, बेसिकली एक जो वैल्यू है उसकी, उसका मेजर है। क्लियर। सो you can write from here the second important function of the money that is act as a common measure of value or unit of account, just as we use the kilogram in measuring the weight of a commodity, similarly for measuring the value of a commodity we take money as a unit of account। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं, that's more than enough। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्राइमरी का, दैट इज द okay, I think there are 2 points only. Yes, there are 2 points only for the primary function, that is a medium of exchange and measure of value। तो आपके प्राइमरी फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें आपके 2 पॉइंट्स हैं,
फर्स्ट आपका है दैट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड सेकंड इज मेजर ऑफ वैल्यू। तो आई होप आपको बहुत सिंपल दो टर्म्स से आपको क्लियर हो गए होंगे और मैंने बता भी दिया कितना लिखना है आपको, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के तो दोनों पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है दैट इज अ सेकेंडरी फंक्शन। अब आ जाते हैं हम सेकेंडरी फंक्शन में। तो सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट है दैट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है कि मनी सर्व एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, एक्टिंग एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स means that the payment to be made in the future कैन बी स्टेटेड इन मनी टर्म्स। मतलब कहने के मतलब है, मान लीजिए आप कोई शॉप पे जाते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर गुड चाहिए, तो इस पर्टिकुलर गुड की जो पेमेंट है मैं फ्यूचर में करूंगा, और फ्यूचर में कितने टाइम बाद करूंगा, मान लीजिए 3 मंथ में मैं आपको जितनी भी इसकी पेमेंट है, लेट सपोज ये 20,000 का है, तो मैं 20,000 आपको 3 मंथ्स में पे कर दूंगा। इसे बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट, मतलब फ्यूचर पेमेंट। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, ये मनी की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है, राइट। सो मनी सर्व एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, acting as a standard of deferred payment means that a payment to be made in the future can be stated in money terms. This is an extension of a medium of exchange फंक्शंस ऑफ मनी बेसिकली। तो आप कह सकते हो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसी का ये एक्सटेंशन है बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, बट इन दिस यू हैव टू पे इन द फ्यूचर। तो आप इसे फ्यूचर में जब किसी को ये प्रॉमिस कर देते हैं, ये स्टेट कर देते हैं कि आई विल पे इन द फ्यूचर, सो दैट बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द मनी इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। तो आगे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू को भी आपको मतलब बहुत सिंपल है कि आप इसे स्टोर कर सकते हैं, ओके, ऐसा वेल्थ आप इसे रख सकते हैं, ओके। एंड सो इन द बार्टर सिस्टम पहले क्या होती थी, स्पेसिफिक कॉमोडिटीज हम यूज करते थे, राइट। पीपल यूज टू स्टोर द लाइक द आपका ऐसे स्टॉक हो गया, मतलब स्टॉक इन द सेंस मतलब जो वो स्टॉक नहीं जो शेयर मार्केट है, इन द मीन्स जो एनिमल्स हो गए, ठीक है। तो वो वैसा बेसिकली दे यूज टू कीप देयर वेल्थ। लेकिन आज की डेट में आप अगर वेल्थ रखनी है, यू कैन कीप इन द फॉर्म ऑफ मनी, ओके। आप उसे बैंक में भी स्टोर कर सकते हैं, ओके, एंड यू कैन इवन स्टोर विद सम अमाउंट ऑफ मनी, यू कैन ऑल्सो स्टोर इन कैश विद योर होम, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं तो आपको पता है कि इनकम टैक्स वाले रेड कर सकते हैं, राइट। सो मनी इज मोस्ट इकोनॉमिकल, तो मनी मोस्ट इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट वे ऑफ स्टोरिंग द वेल्थ, राइट। तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ, इतना आपको पढ़ना इनफ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट दैट इज कम्स अंडर द सेकेंडरी फंक्शन इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आप वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब मैंने जो उसकी वैल्यू है उसकी ट्रांसफर कर दी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे एक पेन खरीदना है, वो ₹20 का है, ठीक है। तो मैंने पेन ले लिया और उसे ₹20 दे दिए, तो मैंने क्या ट्रांसफर किया, एक वैल्यू ट्रांसफर की, कितने रुपीस की, ₹20 की। तो बेसिकली ये होता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो ये किससे पॉसिबल हो पाता है, मनी से पॉसिबल हो पाता है। तो पैसे दे के आप भले उसे ₹100 पे कर रहे हो, आप उसे ₹2000 पे कर रहे हो, आप उसे ₹500 पे कर रहे हो, आप उसे ₹10,000 पे कर रहे हो, तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप उसको एक वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। और वो पर्टिकुलर वैल्यू से वो आगे कोई भी गुड और कमोडिटी खरीद सकता है, राइट। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। सो आई थिंक मनी ऑल्सो सर्व एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। दिस फंक्शन ऑफ मनी अराइसेस फ्रॉम द जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं, दैट्स मोर देन इनफ। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, व्हेन वी बाय अ पेन फॉर ₹20 फ्रॉम अ शॉपकीपर, वी हियर बाय ट्रांसफर द वैल्यू टू द शॉपकीपर बाय पेइंग हिम ₹20। तो ₹20 दे के आप उसको बेसिकली, जो अगर आप ₹20 की कोई चीज़ खरीद रहे हैं पेन, तो बेसिकली आप उसे दे कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसकी बेसिकली वैल्यू क्या है, ₹20 दे। तो आपने बेसिकली क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, पैसा, ओके। नेक्स्ट है दैट इज अ कंटिंजेंट फंक्शन, ओके। नेक्स्ट है दैट इज अ कंटिंजेंट फंक्शन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट। सो दीज आर द कंटिंजेंट फंक्शन 13.4.3। सो कंटिंजेंट फंक्शन क्या होता है, ये एक थर्ड काइंड ऑफ फंक्शंस है, एक तरह का और जो फंक्शंस है इसके एक्सटेंड कर दिए गए हैं मनी के। सो कंटिंजेंट फंक्शंस रिफर्स टू अ रोल ऑफ मनी इन असिस्टिंग वेरियस इकोनॉमिक एंटिटीज। तो यहाँ अगर एमसीक्यू आता है आपका कि कौन सा फंक्शन ऑफ मनी हेल्प करता है इन असिस्टिंग द वेरियस इकोनॉमिक एंटिटीज, तो आप बोलेंगे कंटिंजेंट फंक्शन। कैसे, वो आगे देखते हैं।
सो द मेन एडवांटेजेस द मेन कंटिजेंट फंक्शन ऑफ मनी आर गिवन बिलो। पहला है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। आप क्या कर सकते हैं, अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं, राइट। अ रेशनल कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन। आपको पता है कोई भी कंज्यूमर आज की डेट में अपने आप को फुली सेटिस्फाइड देखना चाहता है। ही वांट टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। सो वाइल परचेसिंग द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, तो बेसिकली वो कैसे अपनी यूटिलिटी अटेन करेगा, जब वो गुड्स और सर्विसेज क्या है खरीदेगा। और गुड्स और सर्विसेज कैसे खरीदेगा, मनी की हेल्प से खरीदेगा। तो मनी क्या हेल्प करता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी अचीव करने के लिए किसी भी एक कंज्यूमर को, ठीक है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। ओके, सो आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है आपको। नेक्स्ट है दैट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स क्या होता है, जो भी मतलब हम फैक्टर्स यूज करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सो एवरी प्रोड्यूसर एम एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज प्रॉफिट। जैसा कि एक कंज्यूमर अपने आप को यूटिलिटी से मतलब मैक्सिमाइज करके अपने आप को एक स्टेबल रखना चाहता है, सेटिस्फाइड रखना चाहता है, वैसा ही एक प्रोड्यूसर भी अपने आप को कैसा प्रॉफिट से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके बेसिकली अपने आप को क्या रखना चाहता है, एक सेटिस्फाई रखना चाहता है। So while employing various factors of production, a profit maximization entrepreneur will equate marginal productivity that is expressed in the terms of factor and a price rate of remuneration। बेसिकली यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि जो भी प्रोड्यूसर बेसिकली चीज़ यूज़ करेगा, जो भी फैक्टर यूज़ करेगा, उसको किस में पे करता है, वो मनी में पे करता है। और अल्टीमेटली बाद में प्रॉफिट भी उसको किस में होता है, मनी में होता है। तो मनी इज प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्रोड्यूसर, सिंस बिकॉज ही हैज़ टू पे ऑल द फैक्टर इनपुट। जितने भी फैक्टर इनपुट यूज़ करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसको मनी में ही पे करता है, उसको मनी में ही उसकी रेम्युनरेशन देता है, और उसको खुद को ही बेसिकली प्रॉफिट जो है वो भी मनी में ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, कि हमारी जो नेशनल इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। क्योंकि हमारी जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, बेसिकली उसको बाद में हम मनी टर्म्स में ही उसको क्या करते हैं, रिवील करते हैं, मनी टर्म्स में ही बेसिकली उसको बेचा जाता है। जितने भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं हमारी इकोनॉमी में, अल्टीमेटली वो किससे फैसिलिटेट होती है, मनी से हो रही है, राइट। सो यूज ऑफ मनी हैज़ बीन फैसिलिटेटेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसमें भी हमारे बेसिकली मनी ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, ओके, बाद में अगर आप उसे खरीदेंगे उसमें भी आप बेसिकली आप मनी ही यूज़ होता है। तो अल्टीमेटली नेशनल इनकम क्या है, क्या सबकी अगर इनकम को हम ऐड कर देंगे, है ना, तो इनकम किस में डिनोट होती है, मनी में ही होती है, राइट। तो ये आपका होता है, इसलिए आपका नेशनल इनकम में भी यहाँ पे हेल्प करता है। नेक्स्ट है दैट इज अ बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, कि जितना भी क्रेडिट क्या है, आपका लोन है, ठीक है, प्लेस अ क्रूशियल रोल इन द मॉडर्न क्रेडिट सिस्टम। सो इनफैक्ट कमर्शियल एंड द बिजनेस एक्टिविटीज आर हाईली डिपेंडेंट अपॉन द क्रेडिट सिस्टम। तो आपको पता है कि आपका जो क्रेडिट सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हाउ वेल योर बैंकिंग फंक्शन, हाउ वेल योर बैंकिंग सेक्टर इज, हाउ वेल योर बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म्स। तो बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली में डील किस में करता है, सब मनी में ही करता है। अगर आज के डेट में आपको लोन लेना है, डिपॉजिट करना है, सब कुछ किस में हो रहा है, मनी में ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे मनी की एग्जिस्टेंस नहीं होगी तो आपके जो चेक्स हैं, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, तो वो सब भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अल्टीमेटली जो चेक्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये भी क्या है, एक तरह का मनी ही है, ठीक है, डिपॉजिट मनी है, इट कम्स अंडर डिपॉजिट मनी। तो दिस इज ऑल अ टाइप ऑफ मनी ओनली, ठीक है, कैश और करेंसी के अलावा। चलिए नेक्स्ट है दैट इज योर, सो थस इट इज़ ऑब्वियस दैट मनी परफॉर्म्स एक्सट्रीमली इन द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो हमने सारे फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए, मैंने आपको बता दिए हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं। सो 3 तरह के फंक्शन हैं यहाँ पे इन्होंने इलेबोरेट अच्छा कर रखा है यहाँ विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, सेकेंडरी में ये 3 आते हैं बेसिकली, और कंटिजेंट में आपके 4 आते हैं, राइट। तो यहाँ 2 हो गए, इसके 3 हो गए, इसके 4 हो गए, तो टोटल हो गए आपके दैट इज़ 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो आपके 9 फंक्शंस हो गए टोटल। तो अगर सिंपली क्वेश्चन आता है आपका फंक्शंस ऑफ, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी 4 लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर द 4 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। टोटल आपके 9 है। अगर लेकिन सिर्फ कंटिजेंट ही पूछता है तो ट्राई टू गिव ऑल 4। अगर सेकेंडरी पूछता है तो सिर्फ आपके पास 3 ही है ना। अगर सेकेंडरी आपसे पूछता है तो आपके पास 3 ही लिखने के लिए होंगे, प्राइमरी होंगे तो 2 ही होंगे। अगर सिंपल आता है फंक्शंस ऑफ मनी, इसमें पर्टिकुलर ये नहीं पूछा जाता, तो आप कोई भी 4 लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी देखिए वेरी सिंपल है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, एक कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जितने भी हाउस होल्ड हैं बेसिकली वो लैंड लेबर बेसिकली अगर कैपिटल जितने भी वो चीज़ें लगाते हैं, तो अल्टीमेटली उनको जो सैलरी है
ओके, सब कुछ पैसे में ही मिलते हैं, राइट। कंज्यूमर अगर गुड्स एंड सर्विसेज भी खरीदता है तब भी उसे पैसा ही पैसे में डील करता है वो, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिकली कंज्यूमर्स। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, आई डोंट थिंक सो उसे इतना पढ़ना चाहिए डीपली, लेकिन आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं कि मनी क्या करता है, हेल्प्स इन प्रोडक्शन करता है, क्योंकि जितने भी आपकी सर्विसेज होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, दैट आर एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ मनी ओनली, ठीक है, इन द मार्केट। सो बेसिकली दैट्स वाई प्रोड्यूसर्स के लिए भी हेल्प करता है, प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपको रेंट, वेजेस, वो सब मनी में ही दिया जाता है, राइट। तो हम इसे ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। एंड सिग्निफिकेंस इन ट्रेड तो एवरी, आप इसे मैक्सिमम इसके 3 पॉइंट्स कर लीजिएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अपने आप भी लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है दैट इज अ कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, विल कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सप्लाई ऑफ मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपका बेसिकली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है कि आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है, M0, M1, M2, M3 और M4 की। तो सिर्फ आपको इसकी मैं डेफिनेशंस बताऊंगा, इसके फॉर्मूलेज बताऊंगा, बस आपको वही पढ़ना है, वही आपके इसके सिलेबस में है, ठीक है। तो सीधा हम M1 पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे ये पढ़ना है, ये इसके ये आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली आपको यहाँ से पढ़ना है मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, ठीक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, क्लियर। तो यहाँ से आपको पढ़ना है, ये है M1, M1 M0 आगे है तो M0 ही पढ़ लेंगे। सबसे पहले आपको M1 ध्यान रखना है कि M1 क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये चीज़ें हैं क्या। ये बेसिकली सप्लाई ऑफ मनी है हमारी, कि जितनी भी करेंसी हमारे इकोनॉमी में रेगुलेट कर रही है, मतलब सर्कुलेट कर रही है, उसको हम हिस्सों में डिवाइड कर दिया है हमने, M0, M1, M2, M3, M4। तो अगर आप इसे नेट पे गूगल करेंगे ना कि अब इस समय M1 की कितनी वैल्यू है, तो आपको एक अमाउंट दिखाएगा कि इतने लाख करोड़ इस समय M1 है, इतने लाख करोड़ M0 है, इतने M2 है, इतना M3 है, M4 है। तो बेसिकली जितना भी मनी सर्कुलेट कर रहा है, विच इज़ कॉल्ड द सप्लाई ऑफ मनी, उसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है कि एक M0 होता है, एक M1 होता है, एक M2 होता है, एक M3 होता है, एक M4 होता है, राइट। बस आप इतना समझ लीजिए। अब इसके आपके डेफिनेशंस पढ़नी है, डेफिनेशंस क्या, इसके फॉर्मूले देखने हैं आपको, ठीक है। तो आपको एग्जाम में आएगा कि राइट द एक्सप्लेन, या 3 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स से जितना भी, कि आपको M1 एक्सप्लेन करिए, M2 एक्सप्लेन करिए। तो बेसिकली आपको ये सिर्फ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो M1 होता क्या है, M1 सिंपली क्या होता है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। जो हम लोगों के पास नोट्स और कॉइन्स पड़े हैं वो इंक्लूड होता है इसमें। डिमांड डिपॉजिट ऑफ अ पीपल, मतलब जो लोगों का पैसा बैंकों में है, विद द कमर्शियल बैंक डिमांड, ओके, दैट इज कॉल्ड द बेसिकली DD, राइट। डिमांड डिपॉजिट्स, बेसिकली जो लोगों का पैसा, दिस इज DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट, ओके, DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब जो पैसा लोगों का कमर्शियल बैंक के पास है। फिर अदर डिपॉजिट्स विद द RBI, एक RBI के पास कुछ अदर डिपॉजिट्स भी होते हैं, सच ऐसा डिपॉजिट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि कोई बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, तो उनका पैसा भी RBI के पास कुछ जमा रहता है, क्लियर। सो और डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक, मान लीजिए कोई स्पेन का फॉरेन सेंट्रल बैंक है, इंग्लैंड का फॉरेन सेंट्रल बैंक है, तो उनका कुछ पैसा भी हमारे RBI के पास समिट रहता है या होता है, ठीक है। फॉरेन, किसी फॉरेन गवर्नमेंट का, किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जैसे हो गया आपका IMF, ठीक है, आपका हो गया IBRD, तो ये सारे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, इनका पैसा जो मान लीजिए इंडिया को हेल्प करने के लिए वो दे रहे हैं, किसी भी चीज़ को, प्रॉब्लम को ओवरटेक करने के लिए, हेल्प करने के लिए, तो बेसिकली वो पैसा अल्टीमेटली जाएगा कहाँ, सबसे पहले वो जाएगा RBI के पास, और वो किसके अंडर होगा, M1 के अंडर होगा, ठीक है। तो बेसिकली M1 क्या है, एक तरह का मनी सप्लाई है, एक तरह का फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई है, ठीक है, जिसमें क्या आता है, करेंसी आती है, करेंसी नोट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं, जिसको C से शो किया जाता है। तो अगर इसे हम ऐसे लिख दें, M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, ठीक है, ये सिंपल मेथड हो गया। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, आपको पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा कि M1 में C क्या होता है, M1 में C क्या होता है, दिस इज अ करेंसी नोट्स, बेसिकली ये जो लिखना, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, करेंसी नोट्स, ठीक है, करेंसी नोट्स प्लस कॉइन्स जो हम लोगों के पास है। तो जो C है मतलब ये है करेंसी नोट्स और कॉइन जो हम लोगों के पास है। डिमांड डिपॉजिट मतलब जो लोगों का पैसा कमर्शियल बैंक के पास है, जो SBI हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, देन सॉरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड SBI एक ही बात है, PNB हो गया, जितने भी बैंक्स है बेसिकली, सरकारी, कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स, जो हम लोगों का पैसा बैंकों के पास है, दैट विल रिप्रेजेंट विद DD। और OD क्या है, जो RBI के पास
पैसा पड़ा है किसी दूसरी गवर्नमेंट का, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है, वो सारा बेसिकली पैसा आपका किस में होगा, ओडी में होगा, तो वो भी किस में इंक्लूड हो जाएगा, M1 में हो जाएगा। तो अगर आप इसकी नेट में एक वैल्यू निकालेंगे तो M1 की आपको एक वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है, आप गूगल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको याद कैसे रखेंगे आप, M1 इक्वल टू C प्लस डी डी प्लस ओ डी, ठीक है, तो ओ दी 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 सी, ओके, ओ दी दी सी, इसे बाद में ऐसे लिख सकते हैं C प्लस डी डी प्लस ओ डी, ओके। सो अब याद रहेगा आपको ओ दी दी सी, राइट, M1 इक्वल टू ओ डी प्लस डी डी प्लस सी, तो C प्लस डी डी प्लस ओ डी आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें C क्या है आपका करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, डी डी है जो लोगों का पैसा कमर्शियल बैंक के पास है, तो मनी ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स, और ओडी क्या है, जो अदर डिपॉजिट्स हैं जो आरबीआई के पास होते हैं, जैसे फॉरेन गवर्नमेंट के हो गए, फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूशंस के हो गए। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, एक तरह के मतलब एक तरह के, जैसे मान लीजिए कोई लोनिंग एक लोन प्रोवाइड करने वाली कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ पैसा आरबीआई उनके अपने पास रखता है ऐसा कस्टडी, ठीक है, ऐसे ही जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है बाहर की कोई हेल्प करती है इंडिया को, तो उनका पैसा भी यहाँ पे ओडी में आता है आरबीआई में, तो ये होता है आपका M1। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। तो इसका आप देख लीजिए फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया, C प्लस डी डी प्लस ओ डी। नेक्स्ट है आपका M2। देखिए M2 में क्या आएगा, आपका M1 पूरा इंक्लूड होगा जो M1 है, प्लस इसमें SD आ जाएगा, ओके। SD क्या होता है हमारा, बेसिकली सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। जैसा कि आपको पता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में भी रखते हैं, ठीक है, कुछ पैसा अपना पोस्ट ऑफिस में भी रखते हैं, तो वो जो सेविंग में जितना भी पैसा पोस्ट ऑफिस के पास होता है लोगों का, वो होता है सेविंग डिपॉजिट्स। तो M2 सिंपल क्या है, आप लिखेंगे M2 में क्या आ जाएगा, एक तो M1 आ जाएगा प्लस आपका SD आ जाएगा। तो अगर इसे मैं फॉर्मुलेट कर दूं तो क्या M1 क्या होता है, C प्लस डी डी प्लस ओ डी, ठीक है, और प्लस SD, तो ये आपका पूरा M2 हो गया। तो बेसिकली C प्लस डी डी प्लस ओ डी प्लस SD, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं M2 इक्वल टू M1 प्लस SD, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो आप बेसिकली आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज M2, तो आपको लिखना है M2 इज अ सप्लाई ऑफ फॉर्म ऑफ अ सप्लाई ऑफ मनी विच इंक्लूड्स M1 प्लस SD। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना, M1 का यहाँ पे पूरा दिखा देना कि क्या होता है, C प्लस डी डी प्लस ओ डी, और इसको इसका फुल फॉर्म जरूर लिख देना आप, ठीक है। C स्टैंड्स फॉर करेंसी, डी डी स्टैंड्स फॉर डिमांड डिपॉजिट्स, ओ डी स्टैंड्स फॉर अदर डिपॉजिट्स ऑफ द RBI, है ना, वो मैंने बता दिया है क्या क्या। तो बेसिकली आपको इन सबको रटना ही है। नेक्स्ट है M3। M3 में क्या आता है, एक तो आपका M1 इंक्लूड हो जाता है, ओके, M1 इंक्लूड हो जाता है प्लस TD। तो बेसिकली अगर M3 को मैं अगर एक्सपेंड करूं तो क्या आएगा, C प्लस डी डी प्लस ओ डी प्लस TD। अब आप बोलेंगे सर TD क्या होता है, TD होता है टाइम डिपॉजिट, जो होता है हम कमर्शियल बैंक के पास रखते हैं। टाइम डिपॉजिट्स कौन से होते हैं, हमारे जो आपने देखा होगा फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, और हमारे हो गए रिकरिंग डिपॉजिट्स, आरडी और एफडी, जो आपने नाम सुना होगा आरडी और एफडी, वो होते हैं हमारे टाइम डिपॉजिट, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए, टाइम बाद ही आप निकाल सकते हो, या कुछ टाइम तक आप इसको एक इंस्टॉलमेंट में आप जमा कर सकते हो। आरडी आपको पता है हर मंथली एक इंस्टॉलमेंट जाती है, और एफडी क्या होता है, फिक्स आप अमाउंट कर देते हो। तो बेसिकली इन दोनों को टाइम डिपॉजिट किया जाता है। तो M3 क्या है, बेसिकली आपका जब आपका M1 प्लस आपका टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट आपका हो जाता है। तो वेरी सिंपल, व्हाट इज M3, दैट इज M1 प्लस योर टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट बेसिकली है क्या, आपके एफडी हो गए और आरडी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दैट इज M4। M4 क्या होता है आपका, M3 प्लस TDP। अब TDP क्या होता है देख लेते हैं, व्हाट इज TDP। सो बेसिकली TDP इज अ M1 एंड M2 measures the money supply, take money in the narrow sense, but M3 and M4 measures the of money that in the wider sense। देखिए इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि TDP क्या होता है। देखिए TDP होता है आपका एक तरह के ऐसे टोटल डिपॉजिट्स होते हैं जो पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, एक तरह के बेसिकली TDP इज अ TDP इज अ एक तरह का टोटल डिपॉजिट्स होता है पोस्ट ऑफिस के पास, जिसपे हम एक्सक्लूड कर देते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को, NSC को इंक्लूड कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं बेसिकली M4 क्या होता है आपका, एक तो M3 होता है प्लस आपका टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, जितना भी टोटल डिपॉजिट्स है पोस्ट ऑफिस के पास वो ऐड कर देंगे, और इसमें से माइनस क्या करेंगे हम, बेसिकली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एक तरह के ये भी एक तरह की आप क्या कह सकते हो, लोगों की एक तरह का पैसा जमा होता है इसमें, राइट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक तरह का एक तरह की स्कीम है जिसमें क्या है, लोगों का पैसा जमा किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जितना भी पैसा पोस्ट ऑफिस के पास है उसमें से माइनस कर देते हैं हम NSC को, बेसिकली जो पैसा पब्लिक का है।
क्लियर, उसमें से माइनस NSC तो हमारा क्या आ जाएगा, M4 आ जाएगा, और उसको जब M3 के साथ ऐड कर देंगे तो हमारा M4 आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, व्हाट इज M4, दैट इज M3 प्लस TDP, ठीक है। तो M3 आपको पता है क्या होता है, M3 इक्स M1 प्लस TD। तो आपको इस सारे ही ऐसे याद रखने हैं, यही इंपॉर्टेंट है। तो 4 मार्क्स का आपको पक्का क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन M1, M2, M3, M4। बेसिकली ध्यान रखना, ये सप्लाई ऑफ मनी है इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया सप्लाई ऑफ मनी है इन इंडिया। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। अब एक लास्ट में टॉपिक है, दैट इज M0, ठीक है, M0 वो भी पढ़ लेते हैं। ये आपका है M0, M1, M2, M3, M4 हो गया है। नाउ लास्ट इज, दिस इज योर M0। M0 क्या होता है, करेंसी इन द सर्कुलेशन, जितनी भी करेंसी समय सर्कुलेशन में है, प्लस करेंसी डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, ठीक है, जितना भी करेंसी डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक का पड़ा हुआ है विद RBI, ठीक है, और अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि M0 क्या है, एक तो जितना भी पैसा सर्कुलेट कर रहा है इकोनॉमी में इस समय, ठीक है। दूसरी बात है करेंसी डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक ऑफ द कमर्शियल बैंक विद RBI। आपको पता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, वेदर वी टॉक अबाउट PNB, SBI, ICICI, उनका कुछ पैसा भी RBI के पास रहता है। तो वो पैसा आपका किस में आता है, M0 में आता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले आपका करेंसी इन सर्कुलेशन, दूसरा कमर्शियल बैंक का पैसा जो RBI के पास डिपॉजिट रहता है ऐसा कस्टडी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम बेसिकली डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद RBI, क्लियर। और तीसरी चीज आती है जो कि अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट मैंने ऑलरेडी आपको M1 में बता दिया है, अदर डिपॉजिट क्या होता है। तो सिंपली जो सर्कुलेशन में जो मनी है, मनी इन सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन बेसिकली, प्लस करेंसी ऑफ द करेंसी डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद RBI, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, बेसिकली सेकंड पॉइंट। थर्ड इज अदर डिपॉजिट, जितने भी RBI के अदर डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे, तब हमारा क्या बन जाएगा, M0 बन जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, M0 का ये फॉर्मूला होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी को क्या बोला जाता है, हाई पावर्ड मनी बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। M0 इज ऑल्सो कॉल्ड द हाई पावर्ड मनी, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। सो ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन बहुत जरूर आप रट के जाइएगा, ये डेफिनेटली आपका आएगा। द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इज अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है, central bank money issued by the central bank. So the central bank money is sometime called the high powered money or the monetary base. very very important कि कोई भी जो पैसा है, सेंट्रल बैंक का जो पैसा है, बेसिकली सेंट्रल बैंक का जो पैसा है RBI के पास, जो RBI जिसे बेसिकली प्रिंट करती है या इशू करती है, उसे बोलते हैं हम हाई पावर्ड मनी, और इसे क्या बोलते हैं, मॉनेटरी बेस। वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है द सेंट्रल बैंक मनी, सेंट्रल बैंक का जो पैसा है, ओके, RBI का जो पैसा है, इसे बोलते हैं हम हाई पावर्ड मनी और द मॉनेटरी बेस। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर, ठीक है। ओके, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ अ करेंसी, ये करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स बाय द पब्लिक एंड द डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक एज रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक। द पार्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय अ पब्लिक forms a part of money supply. The currency in the bank vaults and deposits with the central bank are used as a reserves backing the people's deposits as the banks. ओके, सो द बेसिकली ये आप और आपको डीपली समझ में आ जाएगा जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि हाई पावर्ड मनी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप जरूर कर लीजिएगा। द टर्म मॉनेटरी बेस रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट द ओवरऑल मनी सप्लाइड अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द मॉनेटरी बेस, द अमाउंट ऑफ मनी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मॉनेटरी बेस क्या होता है, सिंपली वो पैसा जो RBI इशू करता है, दैट्स इट, ठीक है। सो द मॉनेटरी बेस इज रेफर टू द हाई पावर्ड मनी। तो मॉनेटरी बेस को हाई पावर्ड मनी बोला जाता है बिकॉज द मॉनेटरी बेस हैज़ द मल्टीप्लाइड इफेक्ट ऑन द मनी सप्लाइड, ओके, बिकॉज ये एक मल्टीप्लाइड इफेक्ट होता है हमारे मनी सप्लाई पे। द टर्म हाई पावर्ड रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट अ इंक्रीज इन द सेंट्रल बैंक करेंसी लीड्स to more than one for more increase in the overall money supply and is therefore high powered money. You will study is fact that high powered money in the next chapter। तो आप इसे नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ओके। सो फिलहाल के लिए आपको हाई पावर्ड मनी का क्या ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, आपको इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है, दैट्स इट। अब थोड़ा सा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में इस बार आपका बोला गया है कि सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वेरी सिंपल, इन्फ्लेशन क्या होती है कि एक होती है इंक्रीज इन द जर्नल, जो जर्नल प्राइस लेवल है उसको जब इंक्रीज हो जाता है हमारी इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा ये इन्फ्लेशन जर्नल प्राइस है,
ओके, इट इज़ अ इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल, ध्यान रखिएगा ओवरऑल प्राइस लेवल है। इट रिफर्स टू द प्राइसेस ऑफ मैनी गुड्स एंड सर्विसेज साइमल्टेनियसली, मतलब जब आपके बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज का प्राइस एक साथ बढ़ता है, जैसे फूड हो गया, हाउसिंग हो गया, क्लोथिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मेडिकल केयर हो गया, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली इन्फ्लेशन। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ओके, सो इसके दो तरह के होते हैं इन्फ्लेशन, दैट इज योर ओनली, क्योंकि डेफिनेशन ही है, सिर्फ आपको डेफिनेशन ही पढ़ना पड़ेगा। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, वेरी सिंपल, कि जब इन्फ्लेशन क्या होता है, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिमांड फोर्सेस। आपको पता है दो तरह की फोर्स होती हैं, एक एग्रीगेट डिमांड, एक एग्रीगेट सप्लाई। तो बेसिकली जब एग्रीगेट आपका डिमांड ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है आपका, ठीक है, तो इसकी वजह से बेसिकली जो प्राइसेस बढ़ते हैं, जब बहुत ज़्यादा हाई डिमांड होने की वजह से, उसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, वेरी सिंपल। एंड नेक्स्ट दैट इज अ कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली आप कह सकते हो ये कुछ ना कुछ सप्लाई साइड की वजह से है। जब इनका प्राइस, मतलब जो सप्लाई साइड वाले हैं, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, इनको जब महंगी पड़ती हैं चीज़ें, कॉस्टली पड़ती हैं, ठीक है, क्यों कॉस्टली पड़ती हैं, क्योंकि इनका जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाता है तो इनके गुड्स और जो गुड्स बनाने की जो टेंडेंसी है और बनाने का जो खर्चा है वो ऊपर चले जाता है, वो कॉस्टली हो जाता है। उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होती है वो होती है हमारी कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ओके, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, राइट। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। सो इसको भी पढ़ लेते हैं, दैट इज़ अ वेज पुश इन्फ्लेशन। वेज पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, सीरीज ऑफ अ, जब वेज रेट इंक्रीज होती है, ठीक है, दैट इज़ अ वेज पुश इन्फ्लेशन। एंड प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, मतलब जब किसी को प्रॉफिट कमाने के लिए बेसिकली जो वो प्राइस राइज करता है, सो दैट इज़ अ प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर विद ऑल द टॉपिक्स। तो बेसिकली आपको इनकी डेफिनेशन ही ध्यान रखनी है, डेफिनेशन भी किसकी, एक डिमांड पुल की और एक आपकी कॉस्ट पुल की। ठीक है, यही आपके दो इंपॉर्टेंट हैं, इनकी डेफिनेशंस पढ़िएगा, यही आपका सिलेबस में आएगा, दैट्स इट। ये दो डेफिनेशन और एक इन्फ्लेशन की जर्नल डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, एक ये वाली। सो आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कुछ भी आपका पूछा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे चैप्टर 13 पूरा यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।